डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लेसन है हिस्ट्री का 10th क्लास, द राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आपने बात की नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर हमने स्टडी किया नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी एक समय आया कि जो नेशन स्टेट्स बनी, देश बने। अब जो लेसन है वो है राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। अभी इस समय में बहुत फिट बैठता है, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो स्टार्ट करने से पहले ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है, मीन्स व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इस लेसन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। कितनी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, नेशन स्टेट्स भी बन गई, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज़, इंडो चाइना। पढ़ने के बाद ये नहीं है कि अब ये देश नेशंस बन गए तो इनको एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं रही। मतलब ये अपने अपने नेशंस तो बन गए, कंट्रीज़, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पर निर्भर, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हर देश के पास हर चीज़ तो होती नहीं है ना, तो उसको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें किसकी, ग्लोबलाइजेशन की, तो वो है इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स आर सो। मतलब 50 साल से, पिछले 50 सालों से जो एक नया इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में आया, वो ग्लोबलाइजेशन। यू कैन से एग्जैक्ट डेफिनेशन, बिजनेस का स्प्रेड होना, एक देश से दूसरे देश तक बिजनेस का फैलना। इट डजेंट मीन कि केवल बिजनेस का ही स्प्रेड होना, बट इससे आइडियाज़ भी स्प्रेड हुए, ट्रेड स्प्रेड होता है। माइग्रेशन मीन्स लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? बेटर जॉब्स के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपस में चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आइडियाज़ भी स्प्रेड हो रहे हैं। एक देश के आइडियाज़ जो इंसान दूसरी जगह घूमने जाता है तो अपने साथ लेके जाता है। ये लोग जाते क्यों हैं? फॉर बेटर जॉब, अच्छी लाइफ जीने के लिए। और क्या, मूवमेंट ऑफ कैपिटल ग्लोबलाइजेशन में ये भी आता है। मींस लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी सिटीज़ में पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? ताकि वो और ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो यही सब हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ना है। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें हम, यानी कि जो अभी का मॉडर्न वर्ल्ड है उससे अपोजिट में जाएं। एंशंट टाइम्स से ही ट्रैवलर्स, प्रीस्ट्स, ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे, लंबी लंबी दूरी की यात्रा करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जाते थे। किस लिए जाते थे ये लोग? ये जाते थे नॉलेज एक्वायर करने के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए। यानी जो सन्यासी लोग होते थे, घर छोड़ के चले जाते थे सन्यास में। तो सन्यास किस लिए जाते थे? ताकि वो दुनिया को जान सके, वो नॉलेज एक्वायर कर सके, जीना मरना क्या है। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करते थे अपना सामान बेचने के लिए, ट्रेडर्स के रूप में भी मूवमेंट करते थे। अब ये लोग ट्रैवल करते थे तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे? नेचुरली जब बंदा एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो कुछ ना कुछ तो लेके जाता है ना। तो पुराने समय में भी जो लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश गए, जो ट्रैवल करने लगे, वो क्या क्या लेके गए? आइडियाज़। जो उनके पास आइडियाज़ थे वो उन्होंने दूसरे देशों को दिए। आप जो उन्होंने सीखा था, जो लोग ट्रैवल करते समय नई स्किल्स जो उनके पास थी, वो स्किल्स उन्होंने दूसरों को ट्रांसफ़र की। गुड्स का आदान प्रदान किया, गुड्स होती हैं चीज़ें, मनी को ट्रांसफ़र किया। और जो इन्वेंशंस, यानी कि हमारे देश में कोई नई चीज़ बनी है तो हमारे देश का आदमी अगर दूसरे देश में गया तो वो अपने साथ वो इन्वेंशन भी ले गया। जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसफ़र हुई थी, है ना। इसके साथ साथ ये तो हुई ना अच्छी चीज़ें जो एक देश से दूसरे देश में गई। इसके अलावा जर्म्स और डिजीज़ भी गए। अगर एक बीमार आदमी जो यहाँ से बीमार है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोई अगर ऐसा पॉजिटिव पेशेंट यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे देश में चला जाता तो अपने साथ वो बीमारी भी ले जाएगा ना, तो वहाँ पे स्प्रेड करेगा, जैसे चाइना ने किया अभी। तो देखो, जैसे कोलंबस ने अमेरिका खोजा, वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा। ये सब कब हुआ? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। और क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग ट्रैवलर्स थे, ये अपने देश से निकले दूसरे देशों की खोज करने के लिए ही, है ना। फिर हम पढ़ते हैं इस लेसन में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या था? बेसिकली सिल्क रूट वो चीज़ थी जिसने
ग्लोबलाइजेशन लाई, यानी कि इट लिंक्ड द वर्ल्ड टुगेदर। चाइना वाज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। हमने देखा भी है, पहले शुरू में चाइना ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग देश था। सिल्क रूट एक नहीं था, बहुत सारे थे। 15th सेंचुरी तक बहुत प्रोमिनेंट रहा सिल्क रूट। सिल्क रूट का मतलब ये नहीं था कि उस रूट से सिर्फ सिल्क का व्यापार होता था, और भी बहुत सारा सामान जाता था सिल्क रूट से। लेकिन कहा उसको सिल्क रूट जाता है क्योंकि चाइना ने सबसे पहले सिल्क रूट ही शुरू किया था। चाइनीज़ पॉटरी और सिल्क की आइटम्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ में जाती थी सिल्क रूट से। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर जाता था यूरोप से एशिया में, यानी कि यूरोप से एशिया में गोल्ड और सिल्वर आता था। रिलीजियस ग्रुप्स लाइक बुद्ध, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ये भी ट्रैवल करते थे, मतलब लोगों की भी ट्रैवल होता था। इसके साथ साथ बच्चों फिर आगे क्या हुआ, फूड ट्रैवल्स, मतलब कि खाना भी ट्रैवल होने लगा। मतलब अलग अलग तरह की वेराइटीज़ की जो चीज़ें हैं वो, जैसे अगर आप आजकल आप जो नूडल्स खाते हो, जो आप टमाटोज़, पोटैटोज़, ये जो सब्जियां खाते हो, ये पहले थोड़ी थी हमारे इंडिया में। नूडल कहाँ से आया था, चाइना से। और जब ये चाइना से यूरोप में पहुंचा तो वहाँ इसका नाम ही चेंज हो गया, इसको स्पैगेटी कहने लगे। क्या कहने लगे, स्पैगेटी। ठीक है, यूरोप में नूडल्स को स्पैगेटी कहते हैं। कॉमन फूड्स हैं जैसे पोटैटो, मेज, चिली, टमाटो, सब ट्रेड रूट से ही आए हैं। पहले नहीं थे ये, यहाँ पर इंडिया में नहीं था, ना पोटैटो था ना टमाटो था, है ना। और यूरोप में भी नहीं थे। मैं आपको एक बात बताऊं, यूरोप में लोगों को आलू वगैरह के बारे में पता ही नहीं था कि आलू भी कोई सब्जी होती है। तो वहाँ पर एक देश है आयरलैंड जो है, वो एक गरीब देश था, तो लोगों को खाने पीने के बहुत लाले थे। तो जैसे ही वहाँ पर आलू यानी कि पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग इसी पर डिपेंडेंट हो गए। आलू की फसल को क्या हुआ, समय पा, क्योंकि लोग टोटली खाते ही वही थे आयरलैंड में। तो एक बार क्या हुआ, आलू की जो पैदावार थी उसको ना डिजीज़ लग गई। डिजीज़ मीन्स कि वो एक पॉइजनस बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग ना कुछ मरने लगे। तो फिर लोगों ने फसल ख़त्म कर दी, तो वहाँ स्टारवेशन हो गई, भूख से ही बहुत सारे लोग मर गए थे। ये हुआ था मिड 1840s में। कब हुआ था, मिड 1840s में। और उस समय में जो आयरलैंड में इस तरह से स्टारवेशन से बहुत सारे लोग मर गए, तो उसको आयरिश फैमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरिश फैमिन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे तो फिर क्या हुआ, अगला चैप्टर में लोगों ने घूम के क्या किया, देश जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, मूवमेंट जब हुई, तो उसमें क्या हुआ, कॉन्क्वेस्ट हुआ। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना, यानी कि जीत लेना, दूसरे देश को जीत लेना। यूरोपियंस ने एशिया एंड अमेरिका को खोजा, ये हमने देखा है, वास्को डी गामा, कोलंबस, है ना। तो एशिया और अमेरिका को खोजा, कहाँ से खोजा, थ्रू सी रूट। कब खोजा, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने खोजा था। मतलब क्या किया, डिस्कवर किया एशिया और अमेरिका को 16th सेंचुरी में। यूरोपियंस का ट्रेड उससे क्या हुआ, एक्सपैंड होने लगा। उनको नए देश मिल गए ना अपना ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नए देश खोजे थे यहाँ पर अपनी कॉलोनीज सेट करना शुरू की। अब कोई नई जगह हम खोजते हैं, उस जगह में जाकर हम क्या करते हैं, अगर हम ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं या यहाँ पर बहुत परेशानी हो गई है, तो लोग क्या सोचते हैं, निकलते हैं यहाँ से और किसी नई जगह पर चलते हैं, है ना, वहाँ जाके सेटल होते हैं, जो खाली जगह में मिले वहाँ सेटल होते हैं। तो जब नई कंट्रीज़ या नए कॉन्टिनेंट्स खोजे गए तो लोगों ने क्या किया, वहाँ सेटल होने के बारे में सोचा। तो उसी समय में अमेरिका बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल ग्रोअर था, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। तो जो यूरोपियंस थे, जो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से क्रॉप्स और मिनरल्स दूसरी कंट्रीज़ को बेचने शुरू किए, वहाँ से एक्सप्लॉइट कर करके। तो इस तरह से क्या हुआ, उनकी अपनी जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई यूरोप वालों की। मिड 60s की बात है, ये मिड 60s सेंचुरीज में क्या हुआ, यूरोपियंस देश, स्पेशली जो पुर्तगीज़ और स्पेनिश, पुर्तगीज़ और स्पेन के जो लोग थे, उन्होंने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। अब आप सोचोगे कि जब कब्जे की बात आती है, मतलब यानी कि उनको अपनी कॉलोनीज़ बना लिया। तो जब कॉलोनीज़ बनाया जाता है तो वो कॉलोनी कैसे बनाया, कहते हैं ना ज़्यादातर क्या कैसे बनाते हैं, वार करके, फाइट करके। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कब्जा कैसे किया, डिजीज़ के ज़रिए। देखो, डिजीज़ इंट्रोड्यूस किया
और पूरी की पूरी वहाँ कम्युनिटी ख़त्म हो गई। जैसे अभी अभी ये लेटेस्ट इसके साथ फिट बैठता है, जैसे अभी कोविड-19 चाइना ने वायरस छोड़ा, और उस वायरस की वजह से क्या हुआ, उस वायरस की वजह से वो वायरस जैसे जैसे दुनिया में फैलता गया कितने लोग मर रहे हैं। तो उस समय में भी ऐसे ही जो डिज़ीज़ था, डिज़ीज़ के ज़रिए लोगों ने कव कब्जा किया। जैसे जो यूरोपियन लोग थे ना उस समय में, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, उस समय में एक बीमारी आई स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो दाने होते हैं, माता भी कहते हो आप जिसको, वो जो बीमारी आई तो यूरोपियंस को आई। यूरोपियंस पहले मरे, फिर उसके बाद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई उस वायरस से लड़ते हुए, उस स्मॉल पॉक्स से लड़ते हुए। तो अब वो स्ट्रांग बन गए। जब हम किसी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, जब हमारे में से होके गुजर जाती है वो बीमारी, तो फिर हम उसको उससे बच सकते हैं। तो वो जो यूरोपियन लोग थे, जब वो वहाँ से अमेरिका गए, तो लेकिन अमेरिकन लोग जो थे वो आइसोलेटेड थे, दुनिया से अलग थे। दुनिया को पता ही नहीं था कि कोई अमेरिका भी कोई देश है। तो यूरोपियंस ने जब उसकी खोज की, वो स्मॉल पॉक्स को अपने साथ ले गए। और वो लोग जो हैं, स्मॉल पॉक्स जब उनको हुआ तो वो उस बीमारी को सहन नहीं कर पाए। वो जैसे अभी कोविड-19 जिन जो नहीं सहन कर पाते कोरोना वायरस से, वो मर जाते हैं। उस समय में इस तरह से स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने की वजह से पूरी की पूरी अमेरिकन कम्युनिटीज़ जो है वो वाइप्ड आउट हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। तो इस तरह से उन्होंने ना कोई बंदूक चलाई, ना कोई लड़ाई लड़ी यूरोपियंस ने, और अमेरिका को कॉन्क्वर कर लिया, अमेरिका को जीत लिया। ठीक है। फिर 19th सेंचुरी तक यूरोप की सिचुएशन कैसी थी? वहाँ पर पावर्टी थी, डिजीज़ थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे। जो यूरोपियन देश थे, स्पेशली ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, वहाँ पर क्या था, पावर्टी। हमने पढ़ भी लिया ना, पीछे पढ़ा आपने, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा। तो वहाँ की सिचुएशंस कैसी थी वो तो हम देख ही चुके हैं। तब तक उस समय में चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्रीज़ थी, ये अमीर कंट्रीज़ कही जाती थी 19th सेंचुरी तक। फिर क्या हुआ, चाइना का रोल वर्ल्ड ट्रेड में रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब चाइना धीरे धीरे इस ट्रेड से बाहर निकलने लगा, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। जब चाइना ने जो जगह छोड़ी, उस जगह को किसने कवर कर लिया, अमेरिका ने। यानी कि चाइना की जगह अमेरिका की सिचुएशन स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अमेरिका को किसने कवर कर लिया था, अमेरिका में कौन जाके बस गया था, यूरोपियंस। और यूरोपियन दिमाग के बहुत तेज थे। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को स्ट्रांग बना लिया। वो अब सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कहाँ से शिफ्ट हो गया, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम अमेरिका टू फ्रॉम चाइना टू अमेरिका। अब अमेरिका जो है, क्योंकि इसके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी थे, मैंने आपको जैसे अभी पीछे बताया, मिनरल्स में भी वो बहुत रिच था। तो इस तरह से वहाँ पर अमेरिका ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर उसके बाद 1815 से लेकर 1914, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसकी कहानी की बात करते हैं हम। तो जब वहाँ की बात करते हैं तो इकानमी पूरी एक सेकंड स्टेज शुरू हो गया, इकानमी पूरी बदल गई, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गई थी। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज इन इंटरनेशनल एक्सचेंज। 3 तरह के फ्लोज बहुत मशहूर हुए उस समय में, कहे जाते हैं देयर वर 3 फ्लोज। वो 3 फ्लोज क्या क्या थे? नंबर 1 था फ्लो ऑफ ट्रेड, जिसमें ट्रेड होता था क्लॉथ्स का, वीट का, ज्वेलरी, बहुत चीज़ें। दूसरा फ्लो था फ्लो ऑफ लेबर्स, जिसमें लोग माइग्रेट करते थे बेटर जॉब्स के लिए। और तीसरा फ्लो था फ्लो ऑफ कैपिटल, और वो कैपिटल का फ्लो होता था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहली चीज़, यूरोप में फूड की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों चेंज हो रही थी। मेन कारण, यूरोपियन कंट्री फूड में सेल्फ सफिशेंट बनना चाहती थी। स्पेशली जो ब्रिटेन की बात करें हम, तो वो सेल्फ सफिशेंट बनना चाहते थे, दूसरे देशों से नहीं मंगवाना चाहते थे। मोर ओवर 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स में पॉपुलेशन का प्रेशर भी बहुत बढ़ गया, मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी थी। इस वजह से जो लैंडेड ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि बाहर से आने वाले सामान पर बैन लगाया जाए। तो उन्होंने इस प्रेशर में आकर कॉर्न बैन लगा दिया, कॉर्न लॉ बना दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ ये था कि उसमें खाली कॉर्न ही नहीं, मतलब कि जो मक्की वाली फसल है वही नहीं, बल्कि वीट हो गया और बाकी जो फसलें थी उन पर भी बैन लग गया। लेकिन उससे क्या हो गया, वो बहुत महंगा था, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब जो अर्बन पॉपुलेशन के लोग थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए, और गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ हटा दिया। कॉर्न लॉ हट गया। जब कॉर्न लॉ हटा तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, वो इफ़ेक्ट अब हम
जानेंगे। कॉर्न लॉ के हटने से क्या हुआ, बाहर से इंपोर्ट किया गया अनाज सस्ता पड़ने लगा। अब जब कॉर्न लॉ हटा तो अब वो बाहर से अनाज खरीद सकते थे ना, तो अपने देश का अनाज बहुत महंगा बिकता था, लेकिन जो बाहर से उन्होंने अनाज मंगाया वो बहुत सस्ता मिलता था उसका कंपैरेटिवली। एक फ़ायदा उनको, एक इफ़ेक्ट जो है कॉर्न लॉ का ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, ब्रिटिश फार्म्स जो थी, जो ब्रिटिश में जो एग्रीकल्चर होती थी, वो फॉरेन की फूड के साथ compete ही नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से वहाँ लोगों ने क्या किया, लैंड ही छोड़ दिया, एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया, लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ दी। लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़कर ये लोग गए कहाँ, ये अब नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए निकल गए। इसी वजह से और क्या हो गया था, ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, अदर प्लेसेस, अदर कंट्रीज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस वजह से प्राइजेस और घट गए, और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हेल्प करने के लिए फैक्ट्रीज सेटअप करने लगे, ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके, लोगों की थोड़ी कमाई हो सके, ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। तो इसके लिए फिर जो बाकी वाली कंट्रीज थे ना, क्योंकि लोग यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगहों पे जॉब ढूंढने जा रहे थे, तो जैसे रशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने क्या किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड क्लियर करना शुरू कर दिया, ताकि फूड कल्टीवेट हो सके, अनाज उगाया जा सके। और इसके साथ फिर और कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई, रेलवेज़ की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, और उसमें काम करने के लिए लोगों को काम मिल गया, रेलवेज़ में कंस्ट्रक्शन में भी काम मिल गया। और शॉर्ट इससे क्या हुआ, जब वहाँ पर लैंड क्लियरिंग हुई, जो बाकी वाले देश थे जहाँ पर अब कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुकी थी, वहाँ पर क्या हुआ, लेबर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि वो नए बसे बसे देश थे ना, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो एज ए रिज़ल्ट 25 मिलियन पीपल जो थे वो इन जगहों पर माइग्रेट कर गए यूरोपियन कंट्रीज से। कहते हैं 1890 तक 150 मिलियन लोग जो थे डिफरेंट कंट्रीज से मूवमेंट कर गए थे, मतलब ये फ्लो ऑफ जो मूवमेंट था उसमें कितनी दुनिया ने मूवमेंट की, 150 मिलियन पीपल। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ लेबर भी शुरू हुआ। ये समझ आ रही है कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकानमी उभर कर आ रही थी अब इसकी वजह से, क्योंकि वो लैंड क्लियरिंग हुई, बहुत फूड उगाने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो यूरोप में लंदन था वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर बन गया, और जहाँ पर कि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारी आ गई, रेलवेज़ में जैसे हिंटरलैंड को पोर्ट से जोड़ा गया सामान के आदान प्रदान के लिए, स्ट्रीम शिप्स ताकि बल्क में सामान पहुंचाया जा सके, टेलीग्राफ डेवलपमेंट हुई ताकि फास्टर कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो इस तरह से, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई, वो क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट, सबसे इम्पॉर्टेंट था। 1870s तक क्या किया जाता था, एनिमल्स, जिंदा एनिमल्स को शिप्स पर ले जाया जाता था, अमेरिका से दूसरे देशों में लाया जाता था, और शिप में बहुत लंबा रास्ता होता था, तो बहुत सारे जानवर बीच में बीमार पड़ जाते थे या मर भी जाते थे। इस वजह से यूरोप में मीट बहुत महंगा बिकता था, इसको एक लग्जरियस आइटम समझा जाता था, मीट वाज ए लग्जरी आइटम इन यूरोप। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया रेफ्रिजरेशन ने। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स थे, जिसमें अब अमेरिका ने क्या शुरू किया, स्लॉटर घर से ही करके भेजना, यानी कि मीट को वहीं पर काट कर भेजा जाता था और डायरेक्टली रेफ्रिजरेट किया जाता था। और जब यूरोप में वो वाला मीट आने लगा, कट मीट आने लगा, तो वो बहुत सस्ता पड़ा, और फिर इस तरह से लोगों ने मीट खाना शुरू किया। जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि वो खाली आलू ही खाते थे, तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन ऑफ शिप्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी ये। फिर हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन और एक्सपेंशन कैसे हुई, मतलब लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन कैसे हुई थी। तो उसमें यूरोपियंस को बहुत फ़ायदा हो रहा था, बट जिनको कॉलोनी बनाया उन कंट्रीज़ को बहुत नुकसान था, मतलब जिनको उन्होंने अपने कवर में ले लिया। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ, इसमें हम बात करते हैं अफ्रीका की, क्योंकि अफ्रीका को सबसे पहले उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था। 1885 में बिग यूरोपियन कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड
बर्लिन में एक समझौता करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को आपस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उनके लोकल कल्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस तरह से अफ्रीका में फिर ये जो जद्दोजहद शुरू हुई जिसमें रिंडरपेस्ट डिजीज़ आया, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज यही